Hello students, I am Dr. Priyanka and we were on chapter number 15 biodiversity and conservation of the biodiversity only. तो अभी हम लोग लास्ट सेशन में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के 3 एस्पेक्ट्स को ब्रीफली डिफाइन किया. उसमें हम लोगों ने जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बोला. अब हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में. नाम से ही हम लोगों को स्पेसिफाई हो रहा है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी होती क्या है. अगर मैं बात करूं नेशनल या अपनी खुद की डाइवर्सिटी के बारे में, तो मैं कह देती हूं कि कंट्री की अपनी ही डाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ नेशन. सो अपनी नेशनल डाइवर्सिटी की जो कि इंडिया के लैंड रीजन में प्रेजेंट है. अभी इंडिया में जितने भी टाइप्स ऑफ लायंस, जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, वो उसकी खुद की डाइवर्सिटी है. अब चाहे वो 4,000 मिले, 4 लाख मिले, करोड़ मिले, दैट इज द रिच. ठीक है. अभी अगर मैं ऐसे ही यूएस की बात करती हूँ या मैं ऐसे ही दुबई की बात करती हूँ, तो दुबई का क्या फ्लोरा और फौना है? कुछ भी नहीं है. बिकॉज व्हाट इज दुबई? दुबई इज जस्ट अ डेजर्ट जो कि ट्रांसफॉर्म किया गया इन अ बिग सिटी. उसका खुद का तो कोई फ्लोरा फौना नहीं है ना. इट इज अ डेजर्ट लाइक स्ट्रक्चर. लेकिन इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करोड़ के टाइप में जंगल्स हैं, माउंटेन्स हैं, ऐसे ही डिफरेंट इकोसिस्टम्स विच आर एग्जिस्टिंग लाइक डेजर्ट हो गए. ठीक है. सो इसीलिए, और अगर मैंने सबका मिलाना है, अगर मैंने सबका मिलाना है कि मुझे इंडिया, नॉर्वे, यूएस, इंग्लैंड, सबका ग्लोबल फ्लोरा फ्लोरा देखना है, पूरे वर्ल्ड वाइड देखना है, तभी मैं उसको ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगी उसकी. ठीक है. तो ऐसे ही 15.1 फिगर एनसीईआरटी आपको बता रही है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. पहला फैक्टर उसमें वो बता रही है इनवर्टिब्रेट्स, दूसरा वर्टिब्रेट्स और तीसरा प्लांट्स. इनवर्टिब्रेट्स में बच्चे वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? इनवर्टिब्रेट्स में वो आपको बता रही है कि वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम का एवोल्यूशन नहीं हुआ था एज पर, कुछ ही किसी में नोटोकॉर्ड के एस्पेक्ट्स दिखने लग गए थे, जैसे कि आपने 11th क्लास में एनिमल किंगडम में किया होगा. बट एज अ होल अगर मैं देखूं तो उसमें कोई वर्टिब्रल कॉलम का एवोल्यूशन नहीं हुआ था. उसमें एक नोटोकॉर्ड देखी जा सकती है, वो भी लास्ट में जो हेमिकॉर्डेटा आए उनमें ज्यादातर नोटोकॉर्ड देखा गया, जिसमें न्यूरो सेंसेशनल फिगर्स देखे गए, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सेंसेशनल देखा गया. नर्वस सिस्टम के टाइप जिसने एक्ट करना स्टार्ट किया, वैसे नहीं किया गया. ऐसे ही अगर मैं इसका फर्स्ट एस्पेक्ट लूं तो मैं इसको एक बार डिफाइन कर देती हूं. दैट इज इट्स biodiversity and conservation. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले अगर मैंने बात करनी है ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में, तो ग्लोबल डाइवर्सिटी में मैंने 3 चीजें ले ली. एक मैंने ले लिया इनवर्टिब्रेट्स, एक मैंने ले लिया वर्टिब्रेट्स, एक मैंने ले लिया प्लांट्स. अगर मैंने इनवर्टिब्रेट्स की बात की तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स और स्पीशीज which don't have vertebral structures or just having traces of notochord जैसे हेमिकॉर्डेटा, ठीक. सो दिस वाज अ नोटोकॉर्ड. ऐसे ही वर्टिब्रेट्स की बात करूं, नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल स्ट्रक्चर started evoluting in these animals
ऐसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जितने भी हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले अकॉर्डिंग टू IUCN, that means International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, right? 2004, the total number of plants and animals species described so far is slightly more than 1.8 million, right? तो 1.8 मिलियन की so far species that is described, ठीक है, by IUCN, ठीक है। तो अब इसी में उसने बहुत सारे बातें उन्होंने बोल दी थी कि we have clearly no idea about the total number of species that exist on Earth. A conservation या a conservative and scientifically sound estimate has been made by Robert May puts the theory of बायोडाइवर्सिटी की क्या थ्योरी उन्होंने लग दी थी कि उन्होंने कहा था कि हम जो 1.8 मिलियन बता रहे हैं, हमें खुद ही कंफर्म नहीं है कि कितनी स्पीशीज ग्लोबली हो सकती है एक वर्ल्ड वाइड में अगर मैं देखा जाए तो उन्होंने बस यही एक एस्टिमेटेड फिगर बताई थी 1.8 मिलियन की, राइट, एट अबाउट, फिर उन्होंने कंजर्वेटिव साइंटिफिकली वे से उन्होंने 7 मिलियन तक बात बोली थी कि 7 मिलियन हो सकती है। अ मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। तो जो 70% से ज्यादा स्पीशीज रिकॉर्ड की गई वो थे एनिमल्स, वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग, जिसमें एल्गे भी थे, जिसमें फंजाई भी थे, जिसमें ब्रायोफाइट्स भी थे, जिसमें टेरिडोफाइट्स भी थे, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स भी थे, जिसमें एंजियोस्पर्म्स भी थे, अकाउंट्स द
species for about 22% in as a whole। तो सिर्फ 22% स्पीशीज तो प्लांट्स की थी और बाकी 70% स्पीशीज उन्होंने एनिमल की काउंट करी। ठीक है, among animals 70%, अभी 70 एनिमल्स के भी अंदर 70% स्पीशीज जो थी वो थी सिर्फ इंसेक्ट्स की, ऑफ आर रिकॉर्डेड एज इंसेक्ट्स। So biologists are not sure about number of prokaryotic species due to फॉलोइंग रीजंस। अभी इनमें कुछ कुछ रीजंस दिए गए कि व्हाई बायोलॉजिस्ट आर रियली नॉट श्योर अबाउट द प्रोकैरियोटिक स्पीशीज। प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को लेके दे आर नॉट दैट मच कंफर्म्ड कि भाई ये 70% प्रोकैरियोटिक कितनी स्पीशीज होनी चाहिए, बिकॉज द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक methods are not suitable for identifying microbial species Second point, many prokaryotic species cannot be cultured in the laboratory conditions, and if we accept biochemical species that cannot be cultured and without उनका मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया देखे बिगर अगर हम लोग उनको कह देते कि नहीं ये तो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है, सो दैट विल डिसबैलेंस द रेशियो। ठीक है, फॉर डिसाइडिंग स्पीशीज देयर नंबर माइट रन इनटू मिलियंस, इसीलिए उनके खुद के नंबर मिलियंस में जाते हैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स के, किसी और की बात ना करूं तो मैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट टॉपिक, दैट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो India has only 2.4% of the world's land
area but has 8.1% global species biodiversity. India is one of the 12 omega biodiversity countries in the world. In India there are total, अगर मैं टोटल इंडिया की बात करूं तो there are total 45,000 species which are existed of plants and twice as many of animals. That means दुगनी तो एनिमल्स होगी, 45 इंटू 2 कर दोगे, और ऐसे ही 45,000, मैं जस्ट एन एवरेज बता रही हूं प्लांट स्पीशीज का. एंड मेनी मोर स्पीशीज आर येट टू डिस्कवर. जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर्ड और नेम्ड. ठीक है. दूसरी बात अगर मैं बोलूंगी, इफ वी अप्लाई रॉबर्ट्स में ग्लोबल estimates, then only 22% of the total species have been recorded so far. Their probable more than 1 of plant species and more than species of animals have been discovered or described or named so far. ठीक है. नाउ वी हैव डिस्कस द इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी है. तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं मेन बात करूं तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी अराउंड 24% कुछ है. और उसके अलावा लैंड्स की बात करूं और प्लांट्स की बात करूं तो इट्स अ ह्यूज काइंड ऑफ एन वेराइटी विच इंडिया हैव. नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आता है. अगर मैं सिंपल इंडिया को बोलूं तो इंडिया में मेरा सिर्फ एक नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आई एम गोना स्टार्ट विद. अभी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के मतलब क्या है कि किस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न अलग है.
एक उससे दूसरे प्लेस में कैसे बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न चेंज है। आई एम गोना डिस्कस इट विद दिस विद अ न्यू टॉपिक, राइट। तो अभी मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम लोगों के दो पैटर्न्स हैं। सबसे पहला है longitudinal gradients. We will have to discuss with the longitudinal gradient. longitudinal gradients, अभी longitudinal gradients में in general अगर मैं बात बोलूं, in general species diversity decreases as we move away from equator towards the poles, right? दूसरा, with very few exceptions, tropics और जिसकी longitudinal range of 20°.5 south harbor more species than temperate and polar areas. Colombia located near the equator, जो कोलंबिया इक्वेटर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 14,000 species. That means कोलंबिया की अपनी जो 14,000 की species of birds, while अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं, न्यूयॉर्क at 41 degree north has 105 species, एंड अगर मैं ग्रीनलैंड्स की बात करूं, एट ठीक है, कोलंबिक लोकेटेड नियर इक्वेटर। तो इक्वेटर का ये जो डिग्री है बेटे, ये आपने ध्यान से लगानी है, क्योंकि ये डिग्री गलत नहीं होनी चाहिए कि एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज 56, इसमें कंफ्यूज मत होना 105 और 56 में, 56 स्पीशीज, राइट। इन इंडिया ये रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिख रही हूं, कोलंबिक लोकेटेड नियर इक्वेटर। या तो अगर आप इनके एग्जाम्पल्स डालो तो यू विल हैव टू लर्न इट। अगर आप इनके एग्जाम्पल्स नहीं डाल रहे हो, सो जस्ट डोंट राइट एनीथिंग जस्ट बाय योरसेल्फ। अपने आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं बना के लिख देते हैं कि 14,000, ऐसा नहीं बच्चे, वो चेक होता है, मतलब
वो की में आता है लिखा हुआ, अगर आपने एग्जाम्पल लिखा है तो स्पेशली गोना चेक, स्पेशली दे गोना चेक कि क्योंकि दीज थिंग्स आर क्लियरली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। तो ये अपनी कोई मनगढ़ंत मत बना के लिख लेना कि 45 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री नॉर्थ, ऐसा कुछ अपने आप मत बना के लिख लेना पॉइंट्स में। यू हैव टू लर्न इट। अगर लिख रहे हो तो पूरा ठीक डाटा लिखो, वरना मत लिखो, ठीक है। इन इंडिया विद मच ऑफ इट्स land area in the tropical latitude has more than 1200 species of birds. A forest in a tropical region like equator has up to 10 times as many species of birds. So they are comparing birds of every level differently, right? A forest in a birds and vascular plants as forests of equal area in temperate region like Midwest of the USA. The Amazonian rainforests in South America has the greatest biodiversity on earth. It harbors about 40,000 species of plants, 1,25,000 species of insects, 3,000 species of fishes, 1,300 species of birds, 427 species of mammals, or mammals, 427 species of amphibians, 378 species of reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates.
right? So this is the data which is given by NCERT. This is the data which is given by NCERT. ठीक है, और इसमें डायग्राम्स भी गिवन है. सो एनसीईआरटी इज ब्रीफली डिफाइंड मेनी ऑफ द यू कैन से द डाटा फैक्टर, कि वो बता रही है कि भाई ये डाटा ऐसा है, ये डाटा वैसा है. तो उसमें उसने डाटा में उसने 3-4 चीजें लिखी हैं. तो उस 3-4 चीजों में उसने मेंशन किया है हाइपोथेसिस. ठीक है, उसने डाटा में मेंशन किया है कि लॉन्गिट्यूडिनल पे कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, और एक हाइपोथेसिस फैक्टर के टर्म पे उसने दिया है कि अगर उसने एक हाइपोथेसिस दी है एक फैक्टर के बारे में, तो उसने दूसरी हाइपोथेसिस भी दूसरे फैक्टर के बारे में दूसरे फैक्टर को लेके दी है. सो दैट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक वो फैक्टर क्लियरली एवरेज पे नहीं चलेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द थ्योरी. ठीक है, तो डाटा अगर आपने लिखना है तो यू हैव टू लर्न इट. 1-2 डिजिट ऊपर नीचे कर दो, अपने आप मन घड़ट के डाटा लिखाओ पेपर में, तो उससे आपका लॉस होगा, आपके मार्क्स कटेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर आप डाटा मेंशन करते हैं, द एग्जामिनर विल चेक द डाटा फ्रॉम द की आंसर की दैट विल बी गिवन टू द आंसर किट बाय सीबीएसई. सो इट इज बेटर कि आप वो डाटा उस पर ना लिखें. ठीक है, वो डाटा आप लिखें तो याद करके लिखें, वरना ना लिखें जब तक पूछा ना जाए. 1-2 डाटा जो आपको याद है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको याद ना करें, यू हैव टू लर्न इट. ऑब्वियसली फॉर आप एंट्रेंस तो करोगे ही, लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो इसको ढंग से याद करो. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने बोला हाइपोथेसिस, फॉर हायर प्लांट्स, you can say a whole biodiversity, higher biodiversity in the tropical areas. राइट, तो सबसे पहले एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स हैव प्रपोज्ड फॉलोइंग hypothesis to explain higher biodiversity in tropical regions. जैसे सबसे पहले पहली हाइपोथेसिस जो गिवन थी, दैट इज टेम्परेट रीजन्स have undergone frequent glaciation in the past, which killed most of the species, but species continued to flourish and evolve undisturbed for several years
for several years in the tropical region में अनडिस्टर्ब्ड रेशियो में सेवरल ईयर्स तक टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन हुआ. दैट मीन्स ग्लेशियर्स विल अंडरगो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस. दैट मीन्स कि ग्लेशियर्स टूटे भी और बने भी. ठीक है. So undisturbed regions in the tropical regions have evolved several years in the tropical regions as no such disturbances occurred there. Second, as more solar energy is available in the tropics, which contributes to the higher productivity and biodiversity in the tropics. तीसरा, tropical environments are more constant and are predictable. Which promotes the specialization and leads to greater species diversity. Right. So, in this, according to this theory, everything is explained. That is hypothesis for higher biodiversity in tropical areas. अभी इन एरियाज में अलग अलग स्पीशीज के बायोडाइवर्सिटी हाइपोथेसिस आपने करा. इसमें बायोडाइवर्सिटीज में बेसिकली यू हैव सबमर्ज्ड एवरीथिंग इन डिटेल. एंड व्हेन यू हैव सबमर्ज्ड एवरीथिंग इन डिटेल, दैट मीन्स कि टू थ्री थिंग्स आर देयर. अभी 2-3 चीजों में आप लोगों ने डिफरेंट चीजों को पोस्टुलेट किया और पोस्टुलेट करने के बाद एक हाइपोथेसिस थ्योरी आपने बनाई विद द 3 पोस्टुलेट्स कि हाउ द हायर ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड. ठीक है, कैसे हायर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं और उन आफ्टर दैट एवोल्यूशन कैसे उन ऑर्गेनिजम्स ने सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन करने की कोशिश की. नाउ नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. अभी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में आप क्या लिख रहे हैं कि जर्मन नेचुरलिस्ट and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased
with increasing explored area, but only up to a limit. The relation between species richness and area for wide variety of taxa angiosperms, plants, birds, bats, freshwater fishes, an area for wide variety you can further add it not like this कि जब आपने fishes का पूरा ही कर लिया है, so just don't need to write it, just simple write is found to be a rectangular patch hyperbola, you can say rectangular hyperbola, right? इसको हम लोग डिपिक्ट करके दिखा देंगे. सो यू जस्ट डोंट नीड टू राइट द होल थ्योरी. तो एक आपने एरिया लिख लिया, एक आपने स्पीशीज रिचनेस लिख लिया. उसमें आपने एक हाइपरबोला बनाया जिसमें आपने लिखा S इज इक्वल टू CAZ, जिसमें आपने लिखा log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A. इसमें आपने पूरा एरिया मेंशन किया है, जिसमें आपने पूरा स्पीशीज रिचनेस मेंशन किया है. ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन showing relationship. ठीक है. relationship becomes linear. so ये जो लीनियर्स आया है ये लॉग लॉग स्केल है, लॉग एंटी लॉग स्केल, राइट. इस लॉग एंटी लॉग स्केल में आप इसको लॉगरिथम स्केल भी कह सकते हो. ठीक है. तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि ऑन द logarithm scale the relationship is straight line. The relationship is straight line and is described by the equation log S is equal to log C plus Z log A. Z is a slope of line. Regression coefficient C is a y-intercept. तो अभी अगर आपने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है तो हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ Z lies in range of 0.1 to 0.2
regardless of the taxonomic group or the region। पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप among very large areas are like entire continents has much steeper slope for the line Z values range 0.6 to 1.2. The Z value of frugivores या frugivorous are the what is frugivorous, that is fruit eating, इसको लिख सकते हो आप, that is fruit eating animals या species are the birds, mammals, insects भी हैं, ऐसी बात नहीं है, insects in the tropical forests found to be 1.15, right? So this is ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ species diversity to ecosystem। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इकोलॉजिस्ट बिलीव्ड that communities with more species tend to be more stable than species which are less in number. So a stable community has the following attributes: it should not show too much variations in productivity from year to year, productivity in the population, right? Second is it must be either resistant or resilient to seasonal disturbances. तीसरा, David Tillman had shown the following features
of the biodiversity through his ecological experiments. तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टिलमान डेविड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करते हुए मैनी बायोडाइवर्सिटीज पे थ्योरीज दी. उसमें सबसे पहली थ्योरी उसने ये दी, द प्लॉट विद मोर स्पीशीज showed less year-to-year variation in total biomass. The plot with increased diversity showed higher productivity so we now realize that rich biodiversity is not only essential for the rich heritage, right? कि एक rich heritage के लिए necessary होती है for ecosystem health, but imperative for the survival of human race on earth. So basically what the biodiversity deals with, we are left with vivid Popper hypothesis that we're gonna start with in the next class. बट अभी हम लोग ये देखेंगे, अभी हम लोग ऊपर जो हम लोगों ने मेंशन किया है उसको एक बार देख लेते हैं कि डेविड टिलमान ने बोला कि भाई स्पीशीज बहुत सारे रीजन पे बेस करती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, और एक स्टेबल कम्युनिटी के लिए ना तो वो ज्यादा उसमें हिलाव डुलाव की भाई शूटअप हो रही है, पॉपुलेशन हेल्दी हो, जितनी ज्यादा हेल्दी होगी उतनी ज्यादा एक रिच फ्लोरा फौना की प्रोडक्टिविटी यूनिफॉर्म रेट से होनी चाहिए. यूनिफॉर्म रेट के अलावा एक रिच फ्लोरा फौना को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ मेनी फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन सच अ रेशियो कि बायोमास वेरिएशन नहीं होना चाहिए एक पॉपुलेशन में. ये नहीं है कि आज इतनी बायोडाइवर्सिटी सडनली अगर अगले साल 3 गुना या 4 गुना के हिसाब से बढ़ गई. सो दैट कैन नॉट बी डन, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर एक स्टेबल कम्युनिटी रहेगी तो एक स्टेबल कम्युनिटी को मेंटेन करना समझना इजी होता है, और वो एक लेस स्पेस एरिया में, जिससे बाकी सारी कम्युनिटी भी इन स्पेस में रह सकती हैं विद इन हार्मनी. ये नहीं कि एक कम्युनिटी ज्यादा बढ़ रही है, दूसरी कम्युनिटी एक्सटिंक्शन पे जा रही है, सो इट विल नॉट बी बेनिफिट फॉर अ कम्युनिटी, दिस हाइपोथेसिस टिलमान सेड. और उसमें उन्होंने ये बताया कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर कि एकदम से शूट अप हो रही है, ये बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो एसेंशियल कि एक हेल्दी कम्युनिटी होनी चाहिए हम लोगों के पास. ये नहीं कि एक कम्युनिटी बीमार है, जिससे महामारी फैल रही है और उस महामारी की वजह से अदर कम्युनिटीज विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, और कम्युनिटीज भी अफेक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से बैलेंस डिग्रेड हो रहा है.
सो दिस विल नॉट बी डन कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अलग होनी चाहिए. सो इट शुड बी डन कि एक पेस मेंटेन होना चाहिए सिस्टम्स का. पेस मेंटेन दैट मीन्स कि अगर एक स्टेबल कम्युनिटीज है तो ठीक है, उसकी वाइड स्पीशीज वेराइटी हो, बट वो नॉट इन दैट लार्ज रेशियो कि वो अबव द मेंट की एक स्पीशीज के अराउंड मिलियंस में रेशियो आ जाए. तो वो मिलियंस की रेशियो जब आ जाती है दैट विल बी डिफिकल्ट टू इवन हम लोगों को उसको समझना, उसके फैक्टर्स को समझना, और वो कितनी अनयेट टू नोन है वो भी समझने में हम लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है. सो एनसीईआरटी में एक और हाइपोथेसिस दी गई थी जो कि रिवेट पॉपर ने दी थी. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के नाम से एनसीईआरटी इज गिविंग द थ्योरी ऑफ रिवेट पॉपर. And in this Rivet Popper hypothesis, he is explaining the importance of species diversity in the ecosystem like the David-Tillman. So question बन सकता है, जो important questions last year आ चुके हैं वो बेटे उस 8.5 पे वाले डायग्राम्स पे आ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग एक बार कर भी लेंगे. दैट मीन और एक एडिशनल क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बन सकते हैं वो है स्पीशीज रिलेशनशिप ग्राफ्स पे. तो वो ग्राफ पूछ लेगा, शेप पूछ लेगा, लॉगरिथम्स पे ये पूछ लेगा कि स्केल पे रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन का और हाइपरबोला का बताइए, रेक्टिलिनियर हाइपरबोला का बताइए. सो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग एंड एवरी एस्पेक्ट. सो वी गोना स्टार्ट विद द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इन नेक्स्ट क्लास. We have discussed every aspect of the hypothesis of biodiversity in the tropical region. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट कर चुके हैं. इसमें कुछ नहीं छूटा है एनसीईआरटी में. पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एनसीईआरटी को हमने सारे नंबर रिलेशनशिप्स कर लिए हैं. उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज बची है अभी फिलहाल. सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से हम करेंगे. उससे पहले अब स्पीशीज रिलेशनशिप ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें. सो यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. So till then, take care, goodbye, all the best.